तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कितना चैप्टर पढ़ेंगे? फोर्थ। सर फोर्थ चैप्टर का नाम है ईआरपी। क्या है? ईआरपी। कितने मार्क्स का सर? 8 मार्क्स का है। तो सबसे पहले तो आपसे ईआरपी का फुल फॉर्म ही पूछेगा। तो सर अभी बता रहे, तो आपको याद रखना, इसमें ईआरपी का फुल फॉर्म एक बार पूछ भी चुका है, हो सकता है आपसे रिपीट करे, तो क्या समझाएंगे, बट याद नहीं चैप्टर कितने मार्क्स का होता है? 8 मार्क्स का। और नेक्स्ट जो क्लास है लास्ट चैप्टर 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो जनरली सर इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है? एक एक मार्क्स का 2 क्वेश्चन ऊपर डाल देता है और 3 क्वेश्चन उससे। तो सर इसमें से सबसे ज्यादा आने का चांसेस है फुल फॉर्म, क्योंकि सर ये एक्चुअली क्या है? नॉन एमसीक्यू पेपर। ये एक्चुअली क्या बताओ? नॉन एमसीक्यू चैप्टर है, पेपर ना बोल सकते हैं। सब्जेक्ट तो एमसीक्यू किया है, बट कुछ कुछ चैप्टर का होता है, उससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं बन पाता है। बट यहाँ जहां से बनता है वो एरिया को हम फोकस डाले, जैसे एडवांटेज फीचर्स, उससे ज्यादा एमसीक्यू नहीं बन सकता है। और इसका एडवांटेज और फीचर से अगर एमसीक्यू बना तो तुम मान लो श्योर सर तुम्हारा पूरा मार्क्स आएगा। हमेशा उसमें ऑप्शन में रहेगा ऑल ऑफ दिस। जहां पूरा पेपर में ऑल ऑफ दिस दिखाई दिया, मार दो। अगर तुम मना के चलो 4 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑल ऑफ दिस आया, मार के आना। हमको लगता है चारों सही होगा, बैड लक हुआ तो एक तो जाएगा, तो नन ऑफ दिस नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ पेपर में नन ऑफ दिस डालता नहीं। नन ऑफ डालने का क्वेश्चन का एक ऑप्शन होता है, और नन ऑफ दिस डालेगा तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। तुम एक तो ना एक तो तुम जानती हो, तो ऑल ऑफ दिस में कहां दाग मारोगे? इसमें जो पढ़ के नहीं आ रहा सब ऑल ऑफ दिस में डी में दाग मारोगे। ठीक है, चलिए सर चैप्टर को चालू करते हैं। क्या बोले समझ में आ रहा? कुछ कुछ पॉइंट बता रहे उसको याद रखना। अब आते हैं सर ईआरपी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो 8 मार्क्स का है। तो सबसे पहले जानेंगे ईआरपी क्या है। तो देखो इसमें ईआरपी का पहले आपसे फुल फॉर्म पूछेगा। तो ई का मतलब होता है इंटरप्राइजेस, आर का मतलब होता है रिसोर्सेस, और पी का मतलब होता है प्लानिंग। सर इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग, इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग। तो सर सबसे पहले बोल सकते हैं ईआरपी स्टैंड्स फॉर। सर ईआरपी क्या करता है? इसका पूरा मतलब क्या है? इसका पूरा मतलब है इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग। समझ में आया? तो सर इसका फुल फॉर्म से ही हम लोग का इसका डेफिनेशन निकल जाए। ठीक से सुनिएगा। तो सर ईआरपी किसको बोलते हैं? पहला तो फुल फॉर्म याद होगा जो आपका एमसीक्यू में आया। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है। सर इंटरप्राइजेस का मतलब होता है बिजनेस, है ना। इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं? बिजनेस को बोलते हैं, कंपनी को बोलते हैं। और रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? सर वो सारा चीज जो बिजनेस इस्तेमाल करके पैसा कमाता है, वो ऑल थिंग्स ऑफ द बिजनेस, ऑल थिंग्स ऑफ द बिजनेस जो क्या करता है? सर हेल्प करता है टू अर्न द प्रॉफिट, है ना। किसी मन प्रॉफिट को अर्न करने में कोई भी चीज जो हेल्प करता है उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे सर हम बार बताते हैं, अगर आपका एक जेरोक्स दुकान का मशीन में चल जाओ, वो लोग का रिसोर्सेज क्या क्या है? जो जेरोक्स मशीन है वो उसका रिसोर्सेज है। सर जो टेबल में बैठ कर वो जेरोक्स कर रहा है या बैठा रहता है वो भी उसका रिसोर्सेज है। तो कमाने में जो जो सामान हेल्प करता है वो हमारा का रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज है। तो सर ईआरपी का मतलब बिजनेस का वो सारा रिसोर्सेज जो प्लान करके यूज करेंगे, सिस्टम के जरिए यूज करेंगे, इंटरनेट के जरिए यूज करेंगे, उसी को बोलते हैं ईआरपी। तो इसका नहीं कहा गया प्लानिंग। तो सर बिजनेस का वो सारा कामकाज जो पहले मैनुअल तरीके से होता था, आज हम लोग किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से, किसी ना किसी इंटरनेट से कोई ना कोई प्लानिंग करके यूज करेंगे, उसी का नाम पड़ गया ईआरपी। सर आजकल का होना अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनने लगा, टैली। देखो टैली है ना, ईआरपी टैली 9, टैली 9 ईआरपी बोलते हैं कि नहीं? क्या है वो? टैली से क्या होता है? पूरा कंपनी का अकाउंटिंग का होता है, मेंटेन होता है, तो इसका नाम पड़ गया ईआरपी। तो सर किसी के आगे भी ईआरपी लगा सकते हैं जो कंपनी का फिजिकल काम को किसी सॉफ्टवेयर से करते हैं, उसे बोलते हैं ईआरपी। तो यह नॉर्मल है कि ईआरपी है। सर टैली ईआरपी, टैली किस काम को करता है? सर अकाउंटिंग का काम कर देता है। सर अटेंडेंस भी आजकल होने लगा, तो सर अटेंडेंस भी क्या होता है? सॉफ्टवेयर के जरिए होने लगा, तो क्या हो गया? वो भी एक तरह का ईआरपी है। सर हम लोग का कोचिंग का जो ऐप है वो भी ईआरपी है। सारा क्या होता है? हमारा फिजिकल काम को वो मेंटेन हुआ कर रहा है, सारा वीडियो रिकॉर्ड आप लोग देख पा रहे हो। तो सर जो भी फिजिकल वर्क कंपनी में जो होता था, अगर उसको हम लोग सॉफ्टवेयर या नेट के जरिए करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईआरपी, जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग। तो सर इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? इंटरप्राइज में बिजनेस, और बिजनेस का रिसोर्सेज को प्लान करके यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया ईआरपी। यह पहले से प्लानिंग किया जाता है, समझ में? तो सर कैसे यूज करते हैं? नेक्स्ट इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा ईआरपी एक सिस्टम है, इज अ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ, जिसके हेल्प से है ना, वन कैन ऑप्टिमली प्लान एंड मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और या बिजनेस। बिजनेस का वो सारा रिसोर्सेज जो मैनेज होता है या उसका ऑप्टिमली प्लान करके यूज करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ईआरपी। तो सर अभी हम बताएं ईआरपी कुछ जो फिजिकल हम लोग काम करते थे, उसको सॉफ्टवेयर के तरीके से हम लोग क्या करते हैं? उसका ऑप्टिमाइज यूटिलाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, उसी को बोलते का ईआरपी। समझ में? सर ईआरपी का डेफिनेशन हुआ। सर नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ईआरपी क्या करता है सर? ईआरपी क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, एक इकट्ठा करता है सर। किसको? इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैनेजमेंट, है ना। बिजनेस का जितना भी मैनेजमेंट होता है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उसको इंटीग्रेट करता है। इंफॉर्मेशन अक्रॉस इंटायर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम, वो चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल, सारा काम को एक जगह इंटायर का इंटीग्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? ईआरपी। एम्ब्रेसिंग द, इसको छोड़ो, है ना, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड सर्विस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस सारा काम, वो चाहे सर का हो, फाइनेंस का काम हो, अकाउंटिंग का काम हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, सेल्स का काम हो, सर्विस का काम हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हो, सब काम का होता है। आजकल सॉफ्टवेयर से होता है और सब पार्टिकुलर के अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मॉड्यूल्स। क्या पढ़ेंगे? सेल्स को मैनेजमेंट करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर, है ना, अकाउंटिंग को मैनेजमेंट करने के लिए जैसे आप लोग जानते हो टैली, है ना सर। कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे ईआरपी, सीएमआर मॉड्यूल पढ़ेंगे अभी नाम, उस सब का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यहाँ एक वर्ड में कहा होता है मॉड्यूल। तो सारी चीज को मेंटेन करने के लिए अलग अलग ईआरपी मिलता है, तो इसका नहीं सारी चीज को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ईआरपी। सारा काम को किससे करते बताओ? सॉफ्टवेयर से। बोले यहाँ तक समझ में? आगे बढ़ सकती है सर। पहली बार जो सॉफ्टवेयर आया था इन द वर्ड, एक वर्ड में बोले ईआरपी सिस्टम क्या है, इस वन वर्ड में बोले इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम बना देना। इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को जो ईआरपी सिस्टम है वो किसके लिए? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक काम करते हैं। मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सर सेल्स का भी होगा, कस्टमर भी होगा, परचेज भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, फाइनेंस अकाउंटिंग होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ईआरपी सिस्टम क्या है, किसके लिए? इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिपार्टमेंट के लिए नहीं है सर, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। एंड कॉस्ट ऑफ ईआरपी, ईआरपी का जो कॉस्ट डिपेंड करता है ऑन द पैकेज, किस तरह का ईआरपी खरीद ले। जैसे टीआरपी 9 का प्राइस अलग है, टीआरपी दूसरे टैली का प्राइस अलग है। तो ईआरपी डिपेंड करता है कि इसका प्राइस जो डिपेंड करता है आप किस तरह का पैकेज ले रहे हैं। जैसे सर हम लोग ऐप यूज कर रहे हैं, दूसरा कोचिंग भी ऐप यूज कर रहा है, तो सबको डिपेंड करता है उसमें किस तरह का फैसिलिटी है, कहाँ का मेमोरी यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से उसको प्राइस लगता है। जैसे सर आप लोग क्या कर रहे हैं? कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है टेलीकम्युनिकेशन किसका तुम यूज करो, उसके ऊपर वो पैकेज होता है। तो जो कंपनी जो ईआरपी यूज करता है उसका कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है? आप किस तरह का पैकेज परचेस करो, मतलब किस तरह का सॉफ्टवेयर परचेस करो। सर यहाँ पैकेज क्यों बोले? बात याद रखना, हम बोले हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो जब कंपनी ये सब लेता है तो सारा चीज को एक साथ में खरीद के उसको ईआरपी बोलते हैं। तो एक हो गया पैकेज हो गया, इसलिए बोलते हैं ईआरपी किसके लिए? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। केवल तुम एक सेल्स के लेके क्या करोगे? तो बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है? सारा काम किससे करता है? सॉफ्टवेयर से करता है। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ईआरपी। इसलिए ईआरपी एक तरह का पैकेज है और उसका कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है? उसी पैकेज पर। उस पैकेज में क्या क्या तुम इंक्लूड करवा रहे हो। समझ में आया सर? क्या क्या बताया? सबसे पहले ईआरपी का फुल फॉर्म बताया सर। ई का मतलब इंटरप्राइजेस, उसके बाद आर का मतलब रिसोर्सेज और पी का मतलब प्लानिंग। सर तो किसी बिजनेस का, किसी इंटरप्राइजेस का सारा रिसोर्सेज को प्लान करके यूज करेंगे, तो सर प्लान किससे करते हैं? सॉफ्टवेयर से। उसको क्या बोलते हैं? ईआरपी। तो यहाँ तक सर एक लाइन आया, ईआरपी किसके लिए? तो याद है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, किसी पार्ट के लिए नहीं होता है। और इसका कॉस्ट डिपेंड करता है उस पैकेज में क्या क्या आइटम ले रहे। सर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ईआरपी है, द बिगेस्ट ईआरपी लेगेंसी सॉफ्टवेयर वेंडर इन द वर्ल्ड क्या है? सैप। इस दुनिया का सबसे बड़ा वेंडर जो अपना ईआरपी बेचता है। देखना आप जब कभी बड़े होकर काम करोगे टीसीएस में, विप्रो में, वहां सारा काम जो होता है सैप में होता है। वहां जाके कोई पूछो किस सॉफ्टवेयर में काम करो तो बोलेगा सैप में काम करे। किस में काम करे? सर छोटा मोटा कंपनी होता है टैली में काम करता है, बट बड़ा बड़ा कंपनी का होता है ज्यादा सिक्योरिटी देता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है, उस ईआरपी का नाम है सैप। तो सैप एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगा? तुमको सारा प्रोवाइड करेगी, सारा काम मेंटेन करने के लिए, है ना। ईआरपी है। तो आपसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वेंडर कौन है ईआरपी के रिस्पेक्ट में, तो कौन है? सैप। पूरे वर्ल्ड में इसका सॉफ्टवेयर बड़ा बड़ा कंपनी यूज करते हैं, है ना। सर सैप का फुल फॉर्म क्या है? तो सैप का फुल फॉर्म याद रखना, सैप स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ये पूरा इसका फुल फॉर्म सर किसका? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। सर बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है? ये सैप यूज होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सर सैप का सबसे बड़ा वेंडर कौन है बताओ? सॉरी, ईआरपी का सबसे बड़ा वेंडर कौन है? सैप। सैप का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन द डेटा प्रोसेसिंग। ये हुआ ईआरपी के बारे में। आपको ईआरपी के बारे में यहाँ से एक तो क्वेश्चन श्योर बनेगा, तो अच्छा से याद करना। सर जनरली अभी काका बना, ईआरपी का फुल फॉर्म पूछा, ईआरपी बोला किसके लिए, है ना, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ईआरपी का डेफिनेशन पूछ लेगा।
तो याद रखना ERP का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम को इंटीग्रेट करना। क्या करना बताओ, इंटीग्रेट करना। ये वर्ड याद रखना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, जल्दी से एक बार रीड कर लिए, कोई डाउट है तो बोलिए, फिर आगे बढ़े, अगर है तो डाउट बोलिएगा। क्लियर, समझ में आया? चलिए सर, तो चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर का नाम ही था ईआरपी। तो ईआरपी का पूरा नाम समझ गया का, ई का मतलब इंटरप्राइजेस, आर का मतलब रिसोर्सेज प्लस। अभी पूरा चैप्टर इसी के बारे में पढ़ना है। ईआरपी बता दिए, तो ईआरपी एक तरह से आप माइंड में क्या फिक्स कर लिए, सर ईआरपी का एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनी का सारा फिजिकल वर्क को मशीन के थ्रू करवाना पड़ेगा, इंटरनेट के थ्रू करना, उसको बोलते हैं ईआरपी। सर जैसे अटेंडेंस, आजकल क्या होता है, बड़ा बड़ा कंपनी में तुम जस्ट आपके फिंगरप्रिंट डाल दो, आपका टाइम में टेबल सब ले लेगा कि कितने बजे इंटर किया और कितने बजे तुम निकल ले, वो कहा कि एक सॉफ्टवेयर होगी ईआरपी। जैसे अकाउंटिंग का काम टैली से करते हैं, सेल्स का काम सारा सेल्स का ईआरपी से करेंगे। क्लियर हुआ? ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले ये ईआरपी जो कंपनी लॉन्च करता है, मतलब अपने कंपनी में इनकॉर्पोरेट करता है, मान लो मेरा कोचिंग में हमको ईआरपी करवाना है, तो हम लोग को क्या क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या फेसेस है, तो हम लोग का अपन यार बताओ, फेसेस ऑफ ईआरपी माने इम्प्लीमेशन। अगर किसी कंपनी को ईआरपी इम्प्लीमेशन करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता, ठीक सुनोगे, इम्प्लीमेशन करना है तो कौन सा फेस है, कितना स्टेप है, तो याद रखना टोटल 8 स्टेप है। ईआरपी आपको कंपनी में अगर इंस्टॉल करवाना है, इम्प्लीमेशन करवाना है, तो 8 स्टेप से क्या करता कंपनी फॉलो करते हैं, है ना। उस 8 स्टेप को अभी नाम याद करते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है यही कि आपको दे देगा, बोला बताइए ईआरपी का कौन सा फेस नहीं है, ठीक है। तो सर टोटल कितना फेस है, 8। पहले हम लोग एक एक करके नाम याद करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। पहला है प्री इवेल्यूशन, क्या बोलेंगे बताओ, प्री इवेल्यूशन स्क्रीनिंग। सर दूसरा क्या है, पैकेज इवेल्यूशन। दूसरा क्या है, पैकेज इवेल्यूशन। तीसरा आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग, एंड चौथा आपका है गैप एनालिसिस। सर क्या क्या आपका एग्जाम में 3 बार या 2 बार पूछ चुका गैप एनालिसिस से। आज पढ़ो तो ये क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ने से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता। अब थोड़ा सुनोगे। सबसे पहले टोटल फेस, फेस का मतलब है अगर आपको कंपनी में ईआरपी इंस्टॉल करना है तो आप सोचोगे, जैसे सर आपका घर में नया नया घर लियो, उसमें और उसको सजाना, तो सोचोगे किस रूम में क्या लगेगा, तो पहले सोचना पड़ता कि नहीं। वैसे कंपनी को ईआरपी इंस्टॉल करवाना है, इम्प्लीमेशन करवाना, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा प्री इवेल्यूशन स्क्रीनिंग। सर क्या बताएंगे अभी, प्री इवेल्यूशन स्क्रीनिंग। सर दूसरा पैकेज इवेल्यूशन, क्या करना पड़ेगा, पैकेज इवेल्यूशन। तीसरा करना पड़ेगा प्रोजेक्ट प्लानिंग। चौथा करना पड़ेगा गैप एनालिसिस। फिर एक बार और, सर प्री इवेल्यूशन स्क्रीनिंग, पैकेज इवेल्यूशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड गैप एनालिसिस। टोटल कितना, 8। एक बार फिर याद कर लेते हैं, प्री इवेल्यूशन स्क्रीनिंग, पैकेज इवेल्यूशन, उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग, गैप एनालिसिस। सर नेक्स्ट आप लोगों का क्या, री इंजीनियरिंग, क्या पढ़ेंगे, री इंजीनियरिंग। उसके बाद पढ़ेंगे टीम ट्रेनिंग, क्या पढ़ेंगे, टीम ट्रेनिंग। उसके बाद पढ़ेंगे टेस्टिंग। उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट इंप्लीमेशन सपोर्ट। ये भी आपका क्वेश्चन आया, फेसेस का पहला और लास्ट क्या है, तो सर पहला का प्री और लास्ट पोस्ट। आपसे पूछेगा ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का फर्स्ट फेज कौन है और लास्ट फेज कौन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर फर्स्ट फेज कौन है, प्री इवेल्यूएशन स्क्रीनिंग, और लास्ट क्या है, पोस्ट इंप्लीमेशन सपोर्ट। समझ सर क्या है, अभी हम समझाएं तो अपने आप क्लियर है। अगर आपको कंपनी में सर ईआरपी को इंस्टॉल करवाना है, इंप्लीमेशन करवाना, ईआरपी का मतलब जो काम फिजिकल वर्क होता था सर, उसमें से सारा काम आपका होगा सॉफ्टवेयर करेगा, ये मतलब बात हो रहा है। बात तो क्लियर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ईआरपी। मतलब देखो नाम भी है, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। कंपनी का बिजनेस का रिसोर्सेज को प्लान करके यूज करेंगे, पहले से डिसाइड कर लेंगे, जैसे अटेंडेंस करेंगे सर, परचेस मेंटेन करेंगे, सेल्स मेंटेन करेंगे, अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, सब किससे करेंगे, ईआरपी से। क्लियर हुआ तक सर, कितना है, 8। एक बार इधर का रिपीट कर लेते बोलकर, री इंजीनियरिंग, टीम ट्रेनिंग, टेस्टिंग, पोस्ट इंप्लीमेशन सपोर्ट। फिर एक बार, री इंजीनियरिंग, टीम ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड पोस्ट इंप्लीमेशन सपोर्ट। सर क्वेश्चन क्या क्या है, अभी तक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा पहला लास्ट क्या है, तो सर प्री इवैल्यूएशन स्क्रीन, और लास्ट का पोस्ट इंप्लीमेशन सपोर्ट। उसका गैप के बारे में पूछा, गैप पढ़ाएंगे तो समझाएंगे क्या क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जल्दी 60 तो पढ़ो, एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। बोलो। अपना फिजिकल काम को कैसे ही सॉफ्टवेयर से यूज करेंगे, बिल्कुल।
हाँ सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे, बिल्कुल सर। क्या क्वेश्चन बोले? सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो तुम डिसाइड किए कि मेरा सारा अकाउंटिंग काम कोई मशीन करेगा, आदमी तो रहेगा बट जब तक आदमी नहीं रहा तो मशीन का होगा। हाँ पहले 10 अकाउंटेंट रखते थे, अभी 2 आदमी रख के टैली से करेंगे। तो हम टैली के बारे में बता रहे, ईआरपी टैली है। हाँ सर, पहले क्या करते हर क्लास को बताने के लिए हम क्या करते क्लास लेना पड़ता, अब कुछ क्लास वीडियो क्लास हो जा रहा, वो ईआरपी है। आप ऐप यूज करो तो वहां लिखा रहेगा ईआरपी। ठीक है, तो सर ईआरपी किसको बोल रहे? उस सॉफ्टवेयर को बोल रहे जिसको यहाँ एक्चुअली बोला जाता है पैकेज। सर क्यों पैकेज बोला अभी पढ़ेंगे। एक ईआरपी का होता है एक पर्टिकुलर काम को करता है, पूरा पैकेज का करता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। चलिए और कोई डाउट? ऑनलाइन कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर अभी कहां पर है? फेस पर है। किसका? अगर किसी कंपनी को ईआरपी को इंप्लीमेंटेशन करवाना, मतलब अपना कंपनी में इंस्टॉल करवाना है, तो सर वो क्या क्या करेगा? चालू करेगा प्री इवैल्यूएशन स्क्रीन से, खत्म करेगा पोस्ट इंप्लीमेशन सपोर्ट में। जल्दी से थोड़ा देखिए, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। हाँ उसका बोलो, क्या डाउट? हाँ बिल्कुल, ये जो होगा स्टेप बाय होगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा। क्या पुलिस समझ में? स्टेप, हाँ ये सीक्वेंस ऑर्डर में होगा। चलिए हो गया सबका, ऑनलाइन हो चुका है। एक एक करके डिस्कस कर रहे, थोड़ा टाइम की कमी है, घर में थोड़ा पढ़ लोगे। ठीक है सर, आते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम बताया, बताओ। सबसे पहले आप लोगों का नाम पड़ा प्री इवेल्यूएशन स्क्रीन, है ना? अच्छा हाँ, अच्छा सुनो, प्री इवेल्यूएशन स्क्रीन के बारे में। तो सर क्यों है प्री बता रहे हैं, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ। पहला पॉइंट, उसका पॉइंट बताएंगे। इंप्लीमेशन ऑफ ईआरपी, ईआरपी का जब इंप्लीमेशन करेंगे उसे लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस है, एक लंबा डिफिकल्ट प्रोसेस है। अ सिंपल ईआरपी प्रोजेक्ट टेक्स बिटवीन 16 टू, अगर सिंपल भी अगर अपना कंपनी में ईआरपी का तो उसे 16 से 18 महीने लग जाता है। लार्जर प्रोजेक्ट से टेक ईयर्स, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो सालों लगता है। एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंट, क्या क्या अब बात कर रहे हैं। क्यों सर से 16 से 18 महीने लगता है, साल लग जाता है, वो अभी बता रहे। कि इतना आसान नहीं कि तुम कंपनी में बोला कल बैठ जाएगा, सर सारा को मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए आप बताओ, आप ही सब पूछा, थोड़ा सोचो। आप मान लो सबसे पहले डिसाइड किए हम घर में एक टीवी खरीदेंगे, टीवी छोड़ दो मोबाइल खरीदेंगे, आप पहले क्या करोगे? नहीं, सबसे पहले ये देखोगे कौन मोबाइल खरीदोगे। अरे मोबाइल देखो तभी तो उसका पैसा देखोगे, कंपनी का पास तो पैसा है, आपके पास पैसा तभी तो आप डिसाइड कर चुके मोबाइल खरीदेंगे। तो कंपनी अगर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन कर रहा तो सबसे पहले क्या करे? पैसा देगा, पैसा देगा तभी तो इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। तो हम लोग किस सिचुएशन में सर, यहाँ डिसाइड कर चुके हमको मोबाइल खरीदना है, तो ऑफकोर्स मेरे पास पैसा है। तो तुम बताओ बाजार में इतना सारा मोबाइल है, सारा मोबाइल का क्या करोगे? फीचर्स देखोगे और अपने हिसाब से अमाउंट चेक करोगे कि नहीं। इसे बोलते प्री इवेल्यूएशन स्क्रीनिंग। कंपनी भी जो ईआरपी करेगा तो सबसे पहले देखेगा कौन किस कंपनी का ईआरपी को हम इंस्टॉल करवाए, कौन कंपनी वेटर है, कौन हमको ज्यादा सिक्योरिटी दे रहा, कौन अच्छा से इंप्लीमेशन कर देगा, किसका कितना प्राइस है। समझा पाए? तो सबसे पहले कंपनी भी अगर इंप्लीमेशन करेगा ईआरपी तो सर वो भी तो प्री इवेल्यूएशन स्क्रीन करेगा कि नहीं। जैसे आप मोबाइल भी खरीदते तो नहीं पता लगाते रेडमी अच्छा है कि वीवो अच्छा है कि सैमसंग अच्छा है, ऐसा पता लगाते हैं कि नहीं दोस्त लोग से। तब फाइनली जाके देखते हैं कि हाँ ये अच्छा है, इससे फोटो उठाएंगे तो सेल्फी अच्छा है। आप लोग पहले कहा देखते, कैमरा ना देखते हैं। क्लियर है? हाँ कैमरा भी देखना चाहिए। चलिए तो सर प्री इवेल्यूएशन स्क्रीन क्लियर हुआ, क्या बोले हम? देखो क्या लिखे, तो सुनिएगा। वन कंपनी हैज डिसाइडेड, अगर कोई कंपनी डिसाइड कर चुका है टू गो फॉर द ईआरपी सिस्टम, अब हम ईआरपी सिस्टम को खरीदेंगे, तो द सर्च फॉर द पैकेज मस्ट बी, अब उसके पैकेज को हम लोग स्टार्ट कर दे सर्च करना। जैसे हम क्या बोले, अगर आप डिसाइड कर चुके कि आपको मोबाइल खरीदना है तो सर आप क्या करो, मोबाइल के बारे में जानकारी ले लोगे। जैसे आपको खरीदना नहीं तो आपको कोई पता नहीं कि कौन मोबाइल आ रहा है, कार, कोई मतलब नहीं है। बट जिस दिन तुमको खरीदना रहेगा तुमने कहा पूरा 7-8 दिन लगा दो, क्या आया नया मॉडल, क्या है पुराना मॉडल में क्या अच्छा है, सर्च करना चालू। ये हुआ प्री स्क्रीन सर। इसके बाद एज देयर हंड्रेड ऑफ पैकेज, है ना सर, मार्केट में हजारों पैकेज है, इट ऑलवेज बेटर टू डू, सर हम लोग को सबसे अच्छा कि क्या करें, डू थॉरो एंड डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द ऑल पैकेज। जितना सारा पैकेज है सबका डिटेल इवोल्यूशन और थॉरो स्टडी कर लेना पड़ेगा, तब हमको पता चले मेरे लिए कौन बेटर है। समझा पा रहे? अब जब फाइनल हो जाएगा तो दिस स्टेज विल बी यूजफुल, सर ये स्टेज बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि एलिमिनेटिंग, इसमें एलिमिनेट करते ये पैकेज नहीं यूज करेंगे। जैसे आप मोबाइल का क्यों पता लगाते हैं,
आप 10 मोबाइल मार्केट में, तो आपको ही पता कर लास्ट में करते कि नॉट नहीं लेंगे, ही लेंगे। तो ये एलिमिनेटिंग दोज पैकेज दैट आर नॉट सुटेबल फॉर द बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइनली बहुत सारा हजारों पैकेज होता है, उसमें से सारा को एलिमिनेट कर देते हैं जो हमारे कंपनी के लिए सुटेबल है। सर उसको सेलेक्ट करते हैं जो कंपनी के लिए बेटर होगा। क्लियर हो रहा? सर नेक्स्ट, ये क्लियर हुआ तीनों को? तो सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्री इवैल्यूएशन स्क्रीन में क्या होता है। सर प्री इवैल्यूएशन स्क्रीन में फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट करके जो पैकेज डिसाइड किए, अब उसका सारा फीचर चेक करेंगे। जैसे आप लोग पहले डिसाइड करते कौन मोबाइल लेंगे, लेने के बाद आप उसका फीचर चेक करेंगे कि वीवो लोगे कि रेडमी लोगे कि सैमसंग लोगे। उसका बाद हम लोग क्या डिसाइड करें उसमें क्या क्या फीचर्स है। पहले तो कंपनी डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, अब उस कंपनी में फोन डिसाइड करते हो। तो ऐसे ही प्री इवैल्यूएशन से सारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब जो बचा उसमें से जो पैकेज हमको लेना है, उस पैकेज का क्या करेंगे, इवैल्यूएशन। उस पैकेज का सारा डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका नाम हो गया पैकेज इवैल्यूएशन। प्री का हो गया सारा पैकेज को स्टडी करना। अब उसमें से जो डिसाइड किए, अब उसको अपने हिसाब से पूरा उसको अच्छी तरह रीड करना। तो यहाँ का हो गया ऑल पैकेज को ओवरव्यू देखना, या डिटेल में देखना जिस पैकेज को हमको लेना है। क्लियर हो सबको? तो देखो क्या लिखिए, दिस स्टेज इज कंसीडर। सर ये स्टेज कंसीडर एज एन इंपॉर्टेंट फेज है ना ऑफ द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। ठीक से सुनिएगा सर, इस स्टेज को इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा। बट आपसे पूछेगा बताओ ईआरपी और उनका फेसेस में कौन सा क्रूशियल फेस है। तो हमेशा गैप एनालिसिस को मारोगे। किसको मारोगे? गैप। बट इंपॉर्टेंट बोले, अगर उसमें मान लो गैप नहीं है तो हमेशा इसको मारोगे। किसको? पैकेज इवैल्यूएशन को, क्योंकि इसको भी हम लोग क्या माने, इंपॉर्टेंट। क्या आप समझ में आ रहा है? तो सर हम लोग अभी 8 फेस में अभी इका लिखा पैकेज इवैल्यूएशन को क्या मानेंगे, इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग फाइनली अब हम अपना कंपनी के लिए सोच रहे हैं इसको लेने के लिए, तो और अच्छा से दिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि ये ईआरपी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्यों? क्योंकि दिस स्टेप विल बी डिसाइडेड द सक्सेस ऑफ एंड फेल्योर ऑफ द। सर यही हमारा प्रोजेक्ट को डिसाइड करेगा, ये सक्सेस होगा या फेल्योर होगा। हमारा कंपनी में लगे तो यही ना डिसाइड कर, क्योंकि हमको फाइनली लगाने वाले। क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं? किसी को प्रॉब्लम? इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी, जब हम लोग ईआरपी को इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इन्वॉल्व, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा, और इट इज नॉट इजी टू स्विच ओवर बिटवीन द डिफरेंट। और ये आसान नहीं है कि स्विच ओवर कर ले। जैसे सर आप एक 15,000 का मोबाइल खरीद लिया ना, तो हम लोग का मिडिल क्लास के पास ये इतना आसान नहीं है कि फिर दूसरा मोबाइल खरीद ले। क्योंकि क्यों ना, क्योंकि हम लोगों के लिए क्या वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और हम आसानी से स्विच ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि मामूली पैसा तो है नहीं। सो है ना, राइट इज, इसलिए बोला जाता है सही काम करो पहली बारी, डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। इसलिए बोला जा रहा है कि आप इसमें ह्यूज अमाउंट है और आसानी से क्या कर सकते हैं, से चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा काम में जो अचानक चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पहली बार ही थोड़ा सा समय लो, बट अच्छी बात अच्छा कर डालो। क्लियर हुआ? इसीलिए इसको क्या मानेगा बताओ, इंपॉर्टेंट फेस माना गया। किसी को प्रॉब्लम नहीं? एक सब क्या बोला है, मान लो इंपॉर्टेंट फेस बोला, एक्चुअली गैप को क्रूशियल फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका ईयर में वही आया हुआ है। बट जनरली देखा जाता है कि सब फेस में सबसे इंपॉर्टेंट फेस एक्चुअली क्रूशियल है। कौन है? गैप। अगर गैप ना रखे, आपसे पूछ ले कोई और, मान लो 7 तो फेस देके बोला होता है इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, तब तुम मारोगे किसको? पैकेज इवैल्यूएशन को। अगर गैप रहता है उसको छोड़ के मत मारना। क्या कि कोई टीचर क्या करता है, क्रूशियल को इंपॉर्टेंट बोल के पूछने लगता है, तो उसका सोच शायद उसमें चल गया। तो सर 8 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? गैप। समझ? 90% टीचर किसको टिक मारे उसको। सर ये तो थ्योरेटिकल पार्ट बार बार बता रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा हो सकता है मैंने गैप के लिए ही क्रूशियल ना बोल के इंपॉर्टेंट पूछ लिया। अरे क्रूशियल का मतलब भी तो इंपॉर्टेंट भी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे, वही हम बोल रहे। किसको देंगे? गैप को। अगर ऑप्शन में गैप है, आपसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पूछे, हमेशा गैप को मारेंगे। और नहीं तो किसको बोलेंगे? पैकेज इवैल्यूएशन। क्योंकि इससे ही हमारा कंपनी डिसाइड करेगा कि जो हम लगा रहे मेरा बिजनेस सक्सेस होगा या फेलियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं सर। 2 फेसेस कंप्लीट, प्री इवैल्यूएशन, स्क्रीनिंग, पैकेज इवैल्यूएशन। सर प्री का मतलब क्या है, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसमें से जो डिसाइड किए उसको आप डिटेल में देखते हैं, उसको बोलते हैं पैकेज इवैल्यूएशन। तो देखो सीक्वेंस ऑर्डर में हो रहा। अच्छा, पैकेज इवैल्यूएशन का मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब इसको क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट में लगाएंगे उसका प्लान करेंगे कि कैसे लगेगा, क्या क्या खर्चा होगा। तो सर नेक्स्ट क्या, अच्छा आगे लाइन थोड़ा पढ़ लेते हैं। द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू कंसिडर है ना ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग। सर इसमें ये देखते हैं कि हमारे कंपनी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं,
यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर अपडेट हो पाएगा कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, फंक्शनल फिट है कि नहीं, एंड कैन टू बी कस्टमाइज, और साथ ही साथ अपने कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब अपने लेवल का यूज कर सकते हैं। ये सारा काम कहाँ करते बताओ, पैकेज इवैल्यूएशन में। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्या बताओ, प्रोजेक्ट प्लानिंग। सर प्रोजेक्ट प्लानिंग कितना नंबर फेज है बताओ, थर्ड। अच्छा फेज का मतलब क्या बोले, एक तरह का स्टेप भी तो बोल सकते हैं। तो टोटल अगर कंपनी में ईआरपी इंस्टॉल करना है तो आपको टोटल कितना स्टेप यूज करना पड़ेगा, 8। तो पहला क्या है, प्री इवैल्यूएशन स्क्रीनिंग, दूसरा क्या है पैकेज इवैल्यूएशन, तीसरा का प्रोजेक्ट प्लानिंग। सर प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग में करते हैं इन दिस फेज रोड मैप। आपको ये वर्ड याद कर लेना, क्या याद कर लेना, रोड मैप। अब वो जो सॉफ्टवेयर है उसका रोड मैप बनाते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपना प्रोजेक्ट में कंपनी में। रोड मैप फॉर द इम्प्लीमेशन इज टू बी प्रिपेयर्ड विच मस्ट इंक्लूड शेड्यूल, इम्प्लीमेशन, टीम, रिसोर्सेस एलोकेशन, बजटिंग, कंटीजेंसी, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, पॉसिबल है ना करेक्टिवनेस एक्शन इफ नेसेसरी। सर इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग भी करते कि सॉफ्टवेयर लगेगा तो इसको कैसे चलाएंगे, रोड मैप बनाते हैं। रोड मैप में सारा बात आता है। तो आपको याद रखना, आपसे पूछिएगा किस फेस में रोड मैप बनाते हैं, मतलब आप डिसाइड कर लेते हैं कि इससे मेरा अटेंडेंस होगा, इससे मेरा सेल्स मैनेजमेंट होगा, इसके लिए ये स्टाफ रखेंगे जो अभी ट्रेनिंग देंगे, है ना। सर ये काम मेरा का परचेज डिपार्टमेंट में होगा, तो रोड मैप परचेज डिपार्टमेंट में इतना आदमी, तो आप 2 आदमी को हटाएंगे ना। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर आता है तो कुछ आदमी का होता है रिड्यूस होता है, कुछ आदमी का होगा रिड्यूस होगा बस। बट इनिशियली इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, फिर कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है ना। इनिशियली मान लो बहुत ज्यादा खर्चा लगा, बट इसके कारण से इंप्लॉयज रिड्यूस होगा तो इंप्लॉय का सैलरी नहीं देना पड़ेगा। जहां 10 आदमी अकाउंटिंग करता था अभी 2 आदमी अकाउंटिंग करेगा, तो 8 आदमी का क्या होगा, सैलरी का बचेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने में शुरू में इंस्टॉल करने में खर्चा ज्यादा है, पर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस करता है। समझ में। सर नेक्स्ट केस में अब आते हैं गैप एनालिसिस। अब गैप एनालिसिस का थोड़ा ठीक से सुनो। सबसे पहले तो किसमें लिखा हुआ क्रूशियल है, क्या है बताओ, दिस इज कंसिडर मोस्ट क्रूशियल। सर यही 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया आपसे 4 साल में 2 बार यही क्वेश्चन पूछा, बताओ है ना ईआरपी का क्रूशियल फेज कौन है, क्या है गैप। सर क्या है ये, क्या थोड़ा सुनो जब भी सर हम लोग कोई भी ईआरपी लाते हैं, है ना, जब भी हम लोग कोई भी ईआरपी लाते हैं तो सर वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर वो 100% नहीं होता है। क्या कि वो क्या करता है सर, वो ओवरऑल डिजाइन किया रहता है। क्या डिजाइन किया रहता है बताओ, ओवरऑल। जैसे सर हम लोग मोबाइल खरीदते हैं वो सर हमको देख के नहीं बनाया, ओवरऑल कंज्यूमर को देख के बनाया। तो कभी कभी हम लोग मोबाइल खरीद के अपने आप को क्या करते हैं, उसका हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो हम लोग जब भी कोई ईआरपी खरीदते हैं, हम क्या बोले बताओ, जब भी कोई हम लोग ईआरपी खरीदते हैं वो कंपनी के लिए क्या होता है, 100% नहीं होता। तो पहले देखते हैं कि वो कंपनी को कितना सेटिस्फाई कर रहा। तो अगर पता चला कंपनी को वो 80% फुलफिल करेगा, तो 20% क्या करते हैं सर, उसमें कस्टमाइज करते हैं, री इंजीनियरिंग करते हैं, ताकि अपने कंपनी में वो सुटेबल बन जाए 100%। जैसे बोले सर हम लोग जब जींस खरीदते हैं, रेडीमेड जींस, ये रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं, वो 100% हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर का नहीं होता है। तो सर उसको क्या करना पड़ता है, 80% तो बना ही रहता है, 20% क्या करता है, अल्टर कर लेते हैं। समझा पड़े। तो हम लोग अगर सॉफ्टवेयर अपने नाम से अगर बनाए ना तो बहुत खर्चा है ना, करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। तो बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है, एक कॉमन सॉफ्टवेयर देता है जिसको वो यूज कर सकता है, तो थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो वो 100% हमारा कंपनी के नहीं होता है, जितना फुलफिल करेगा है ना, और जितना कम पड़ेगा उतना हम लोग क्या करते हैं, री इंजीनियरिंग करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं बताओ, री इंजीनियरिंग। ये जो बीच का जो गैपिंग है ना, इसी को हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया गैप एनालिसिस। कि हमारा जो ईआरपी है कितना फुलफिल कर रहा। सर हम 80% मानने के लिए हो सकता है 95% करता हो, 5% जो गैपिंग है वो हम क्या करें, री इंजीनियरिंग करेंगे। री इंजीनियरिंग का मतलब उसको कस्टमाइज कर लें, उसमें खर्चा करके। जैसे सर कभी कभी हम लोग को फ्रिज खरीदते हैं तो लेके आते हैं, तो कंपनी तो मेरे घर के हिसाब से बनाएगा नहीं, अब लेके आते हैं दीवार छोटा पड़ गया तो काट के निकालेंगे, क्या करेंगे अपने हिसाब से उसको क्या करें, री इंजीनियरिंग करते हैं। तो यहाँ बोलते हैं जो डिफरेंसेस होता है उसे बोलते हैं, यहाँ जो पता लगाते हैं कि कितना मेरा कंपनी को फुलफिल कर रहा, कितना कंपनी को सेटिस्फाई कर रहा। अगर सर वो मोर देन 50% से, सॉरी मोर देन कम है, तो हम कभी ईआरपी को खरीदेंगे नहीं। सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करता है 5%, 10%, 15% का डिफरेंस हो उसको एडजस्ट कर लें। क्यों, क्योंकि 100% तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा। समझा पाए। इस गैप को जो करते हैं बोलते हैं गैप एनालिसिस, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि हमारा 100% को रिकवर करने के लिए हम लोग यहाँ एनालिसिस करते हैं कि कितना परसेंट हमारा कौरा फुलफिल नहीं हो रहा, जिसको हम लोग क्या करना पड़ेगा बता, री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो सर देखो क्या लिखे,
दिस इज द प्रोसेस थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू विच द कंपनी क्रिएट्स कंप्लीट मॉडल ऑफ, जहां हम पूरा मॉडल को क्या करते, कंप्लीट करते, कैसे, वेयर दे आर नाउ, जहां अभी है, एंड इन विच डायरेक्शन विद दे ऑप्ट इन द, सर कहाँ है और कहाँ उसको चाहे, मतलब जो लेके आए वो कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा और हमको कितना फीचर में चाहिए, उस गैपिंग को एनालिसिस करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट, मान एस्टिमेट किए, अब बेस्ट पैकेज सबसे वाला लिए बट ओनली मीट द 80% के मार्क में, सबसे बेस्ट लिए बट वो हमारा कंपनी को कितना परसेंट फुलफिल कर रहा है, 80%, तो सर द रिमेनिंग 20% प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी इशू, तो कंपनी क्या करे, इसको रीइंजीनियरिंग करे, समझ में आ रहा, रिकस्टमाइज करेगा, क्लियर हुआ। तो सर फाइनली क्लियर हुआ। अच्छा, री इंजीनियरिंग दूसरा है, इसमें री इंजीनियरिंग का मतलब क्या करना, कस्टमाइज करना, क्या करना। तो सर सबसे पहले याद रखना आप लोग का क्रूशियल फेस क्या है, सर क्रूशियल फेस आपका गैप एनालिसिस, सर 2 बार पूछा, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, तो आपसे पूछेगा ईआरपी का कौन सा फेज जो है क्रूशियल है, और इंपॉर्टेंट कौन था, पैकेज इवैल्यूएशन, बट हम आपको बोले कि अगर इंपॉर्टेंट पूछे उसमें अगर डाल दिया का गैप, उसी को मान, गैप नहीं है, 4 ऑप्शन है उसमें पूछा कौन इंपॉर्टेंट, तो मारोगे पैकेज इवैल्यूएशन, क्लियर हुआ। हाँ चल बोलो क्या डाउट है। नहीं, यहाँ गैप का फुल फॉर्म नहीं, वेट मत करो, गैप का मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस, तब सब सोच रहे हो सर अब गैप का फुल फॉर्म बताया, अब गैप का फुल फॉर्म नहीं, गैप का मतलब दोनों को बीच का, नहीं नहीं सही है, गैप का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, गैप का मतलब है ये अभी बताया ना कि जो बेस सीआरपी खरीदो कितना परसेंट पूरा कर, सर समझाने के लिए 80% दिया, कहीं 90% दे सकता है, तो कितना हमको फुलफिल कर रहा है और कितना बचा हुआ है, उस दोनों का जो बीच का डिफरेंस है उसी को यहाँ गैप बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है सर, गैप के बाद समझ में आ रहा, तो सर क्या सबसे पहले क्या किए, सारा पैकेज को स्टडी किए, जिसको प्री इवैल्यूएशन स्क्रीनिंग बोलते हैं, उसके बाद में से जो पैकेज हम डिसाइड किए उसका स्टडी करेंगे, पैकेज इवैल्यूएशन, उसके बाद वो पैकेज खरीद को रोड मैप करेंगे कि अब इस पैकेज को कैसे कंपनी में इंस्टॉल करना है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब उसका देखेंगे जब इंस्टॉल करेंगे तो कितना मेरे को फुलफिल कर रहा है और कितना अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गैप एनालिसिस। समझ में आ रहा आप लोग को, क्लियर हुआ। सर अब आते हैं का री इंजीनियरिंग, सर री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, सर इस फेज में हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कौन सा फेज में इंसान को कंसीडर किया जाता है, सर यहाँ इंसान कंसीडर का मतलब, सर अब हमारा कंपनी में ईआरपी लग गया, तो ईआरपी लगने से अब देखना पड़ेगा किस इंसान को कंपनी से निकालना है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय में चेंजेस आएगा। पहले मेरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 10 आदमी काम करता था, तो सर आज सॉफ्टवेयर बताया तो 10 आदमी काम करे तो बिठाने का काल आप, तो उसमें से क्या करेंगे, इनएफिशिएंट जो एम्प्लॉय है उसको निकालेंगे, इसमें इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को निकालेंगे और सर इफिशिएंट एम्प्लॉय को रखकर उसको ट्रेनिंग देकर वो सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, यूज करवाएंगे। तो ये हो गया का री इंजीनियरिंग का मतलब अपना पूरा कंपनी को दोबारा से क्या करेंगे, सेटअप करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को कौन चलाएगा, उस सॉफ्टवेयर को कौन चलाएगा, अकाउंटेंट कौन है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, सारा तो सॉफ्टवेयर में ना होगा, उसको री इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसलिए यहाँ ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर किया था। देखो क्या लिखे, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, जैसे ईआरपी इंप्लीमेंटेशन होता है इज गोइंग टू इन्वॉल्व, तो बहुत सारा इन्वॉल्व हो जाता है क्या, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, से एम्प्लॉय में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ जाता है, सिग्निफिकेंट का मतलब बड़ा, चेंजेस इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि कंपनी में अगर सॉफ्टवेयर आया तो ऑफकोर्स है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय घटेगा। समझा सर, अटेंडेंस होता था 4 आदमी पहले, कौन कौन ढुकता था, अब ढुकने का था एक ही दरवान चुपचाप बैठा रहेगा, टिक मारेगा चल जाएगा, अटेंडेंस हो गया। पहले अटेंडेंस करना पड़ता था, सेटिंग चलता था, मेरा नाम लिख दे, टाइम बना दे, ऑफिस में चलता था 10 बजे का, मैंने 12 बजे का 10 बजे का टाइमिंग बैठा दिया, अब कुछ नहीं है, कोई भी सेटिंग नहीं, तुम बैठाओ चल जाओ। समझ में, नंबर ऑफ एंड देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड होगा कि आज तुम चल गया, आज तुम ये सॉफ्टवेयर चलाओगे, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करने का, एंड उसके बाद एंड द प्रोसेस बिकम मोर ऑटोमेटेड एंड एफिशिएंट, इससे क्या होगा, हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा और एफिशिएंट बन जाएगा। समझ में आया, इसीलिए ये एक वर्ड यूज करते हैं, सर हम लोग का क्या हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होगा, ऑटोमेटिक होगा और एफिशिएंट बन जाएगा पूरा कंपनी। हाँ, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, सो वी कैन से दैट इट इज द बेस्ट टू ट्रीटेड ईआरपी एज ए इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ईआरपी में इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट ऑप्शन है, बट साथ ही साथ क्या, एज वेल एज कॉस्ट कटिंग मेजरमेंट भी है,
क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एम्प्लॉय कम हो गया। सर यहाँ से लाइन उठा के पूरा डिटेल छाप दिया था। कहाँ छाप दिया था, ये कि ईआरपी प्रोसेस बिकम मोर ऑटोमेटेड एंड एफिशिएंट। अगर ईआरपी ऑटोमेटिक हो चुका है, एफिशिएंट हो गया, तो इससे क्या होगा, सर इससे क्या होगा, उसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अभी ज्यादा पैसा लगा बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगा। क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बड़ा सा चेंजेस आया। सर एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय था, अभी सर 10 एम्प्लॉय में काम हो जा रहा, सारा काम मशीन कर रहा अभी। क्लियर हुआ। इसीलिए सर ईआरपी को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एक तरह का कंपनी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म में क्या, कॉस्ट कटिंग प्रोसेस। क्लियर हुआ, समझ में आया। ह्यूमन फैक्टर यही तो हुआ, ग्राफ ह्यूमन फैक्टर कम हुआ तभी तो कॉस्ट कटिंग हुआ। तो याद रखना सर, हमारा इस चीज में ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर किया गया। सर इसमें क्या कंसीडर किया, गैपिंग को, कितना हमको सेटिस्फाई कर रहा और कितना अनसेटिस्फाइड है। इसलिए सर गैप को क्या बोलते हैं, क्रूशियल फेज। आपसे ये 2 बार क्वेश्चन को ईयर का देखो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा। सर टोटल कितना पॉइंट पढ़ना है, 8। सर क्या क्या पढ़े, प्री स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन। सर सुनते रहे, याद हो जाएगा। प्री स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन जिसमें हम लोग ऑल पैकेज का स्टडी करते हैं, एक वर्ड में याद रखना। सर उसके बाद हम लोग जो पैकेज डिसाइड करते हैं उसको स्टडी करते हैं, पैकेज इवैल्यूएशन। उसके बाद उसका रोड मैप बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद सर जो रोड मैप बनाते हैं तो पता चल जाता है कि कितना गैपिंग है, उसको गैपिंग पता लगाते उसको बोलते गैप एनालिसिस, है कि नहीं। अब जब पता चल जाता है, पूरा एनालिसिस कर देते हैं। अब हम लोग स्टाफ को क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं कौन एफिशिएंट है कौन। सर इसमें चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस होता है, इसीलिए सर कुछ को निकालते हैं और कुछ को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं। इससे क्या होता है, पूरा बिजनेस कंपनी का होता है ऑटोमेट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ एक लाइन यूज करते हैं कि हमारा ईआरपी क्या है, इसको ट्रीट कर सकते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कंपनी के लिए और लॉन्ग टर्म में क्या, कॉस्ट कटिंग। एक बार में याद किया, सबको क्लियर हुआ। अब क्या करना पड़ेगा सर, ट्रेनिंग, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अब उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कैसे चला लेगा, पहले तो उसको सिखाना पड़ेगा। चले हम लोग नेक्स्ट पेज में चले। तो सर क्या आएगा, टीम ट्रेनिंग, जिसके लिए सौंपा तो आते क्या सर, टीम ट्रेनिंग। तो क्या लिखे देखो, दिस इज अ फेस। इस फेस में ये क्या आता है, वेयर द कंपनी ट्रेन, कंपनी क्या करता है, ट्रेन करता है इट्स एम्प्लॉय, अपना एम्प्लॉय को टू इम्प्लीमेंट एंड लेटर रन द, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाए अब बाद में सीख पाए, चला पाए। 10 इट इज द वाइटल फॉर द कंपनी। सर बोल सकते हैं एक वाइटल है, क्यों, किस एम्प्लॉय को रखना, किस एम्प्लॉय को निकालना है, इफिशिएंट को रखना, इनएफिशिएंट को निकालना है। देखो वाइटल है टू चूज द राइट एम्प्लॉय हु हैज द राइट एटीट्यूड, जिसके लिए राइट एटीट्यूड है, मतलब सर पीपल हु आर विलिंगली टू चेंज, जो चार अपने आप को चेंज करें। बहुत आदमी बोला नहीं हमसे नहीं होगा, लेकिन हम लोग का पेरेंट्स जो होते हैं बोला हमसे व्हाट्सअप नहीं चलेगा। बहुत आदमी बोलता नहीं समय के साथ हम भी चेंज होंगे, तो उसको तो देखना पड़ा एटीट्यूड क्या है। तो हु आर विलिंगली टू चेंज एंड लर्न न्यू थिंग्स, आर नॉट अफ्रेड ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड गुड फंक्शनल। मतलब फाइनली क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, बट उसी बंदा को देंगे जो सीखने के लिए रेडी है। मतलब सीधा भाषा में इफिशिएंट पर्सन को रखेंगे, इनएफिशिएंट पर्सन को निकाल, और जो इफिशिएंट को रखे उसको ट्रेनिंग दे रहे। सर कहाँ निकाल दे रहे, नेक्स्ट वाला में पढ़े हम लोग, समझ में आ रहा आप लोग को। सर क्या क्या पढ़े, प्री इवैल्यूएशन स्क्रीनिंग, ऑल पैकेज का स्टडी करना, पैकेज इवैल्यूएशन मेन स्टडी जिसको हम लोग करेंगे उसका स्टडी करना, पैकेज स्टडी करना। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग और रोड मैप तैयार करना। सर गैप डिफरेंसेस पता लगाना। उसके बाद रेंजिंग, क्या, ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर करना, इनएफिशिएंट पर्सन को निकालना, एफिशिएंट को करना। तो सर इससे बिजनेस ऑटोमेट और क्या होगा, एफिशिएंट बनेगा, जिसके कारण से हमारा ईआरपी को काम आने जाएंगे, बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म में कॉस्ट कटिंग। अब आगे जिस एफिशिएंट इंसान को रखे उसको ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा, ए वर्ड की यहाँ बात की इसको। क्लियर हुआ, ट्रेनिंग देकर उसको बनाएंगे। अब आते टेस्टिंग। अब जब रख दिए वो पूरा को हम लोग क्या करें, कुछ महीने टेस्टिंग करें सही काम हो रहा कि नहीं। अटेंडेंस डाल ले, कोई अटेंडेंस मार के जा रहा तो खुद मार मार के चेक करेंगे। सर यहाँ जानबूझ के क्या करेंगे, किसी आदमी को बोलेंगे हैक करो। हम लोग पढ़ेंगे सर आईटी में एक एथिकल हैकिंग होता है, मतलब क्या होता है जानबूझ के करता है, और एक होता है एथिकल, मैंने हम खुद एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो हम चेक करेंगे मेरा सॉफ्टवेयर कोई कहीं गलती तरीके से तो नहीं यूज कर रहा, तो 3-4 आदमी को सिखाएंगे तरीके से, तुम अपना कोशिश करो इसको हैक करने का। अगर हैक किया तो हम कंपनी को बोलेंगे। तो सर सारा यहाँ टेस्टिंग होता है, हैक करवाना, अकाउंटिंग ट्रीट करना, अटेंडेंस चेक करना, एक बार पूरा चेक कर लेंगे कि सही काम हो रहा है या नहीं, उसको बोलते का टेस्टिंग। दिस इज द फेस वेयर वन ट्राइज टू ब्रेक द, सर यहाँ कोशिश करते किसी एक को बोलते जाओ तुम इस सिस्टम को ब्रेक करके देखो, तो इसको लेना टेस्टिंग हुआ।
भाई हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम अपना सारा जान पहचान को बोलेंगे तुम भी ऐसा करके देखो उसमें, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सर सिस्टम सही है। टेस्टिंग का मतलब देखो लिखा टेस्टिंग आर डन, यार बहुत तरीके से टेस्टिंग किया था डिफरेंट वे से, लाइक सिस्टम ओवरलोड, सिस्टम में ज्यादा सारा बोला कि यहाँ 1000 आदमी का एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन डाल दो, कुछ होने वाला नहीं, लाखों कस्टमर का इन्फॉर्मेशन है, कुछ होने वाला नहीं, तो ऐसे डाल के देखेंगे, एक बार चेक करेंगे। क्लियर है। फिर क्या सर, मल्टीपल यूजर लॉगिंग ऑन द सेम टाइम, एक ही बार में, जैसे सर हम लोग भी चेक किए थे ऐप में, एक ही बार में घर में बैठ के 100 आदमी देख रहा, कोई डिस्टर्ब ना हो, ऐसा ना हो तो डिस्टर्ब होने लगे। बात तो क्लियर हो रहा सबको। यूजर इंटरिंग इनवैलिड डेटा, यूजर अगर इनवैलिड डेटा दे रहा तो वो शो करे ना गलत डेटा है, वो भी चेक करके देखेंगे। कभी कभी मान लो नाम की जगह हम लेटर डाल ले या नंबर डाल ले तो वो शो करता है कि नहीं वो जगह कि आप इनवैलिड डाल ले, तो भी सब चेक करेंगे। ये सब टेस्टिंग पार्ट में आता है। सर हैकर देखो ये लिखा, हैकर ट्राइंग टू एक्सेस द रिस्ट्रिक्टेड, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे आप कोशिश करके देखिए, एंड सो ऑन, इस तरह का टेस्टिंग चलता है। क्लियर है। एंड लास्ट अब आएंगे सर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सपोर्ट। अच्छा, दिस फेज परफॉर्म द फाइंड द वीक लिंक सो दैट इट कैन बी रेक्टिफाइड बिफोर इट्स। सर यहाँ वीक पॉइंट हम लोग निकालते हैं ताकि उसको हम लोग रेक्टिफाई कर पाए। अब आते हैं फाइनली बिफोर पोस्ट इम्प्लीमेशन सपोर्ट। सर ये क्या होता है, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ, तो आपसे पूछे फर्स्ट स्टेज क्या, फाइनल स्टेज क्या, तो सर फर्स्ट स्टेज क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इवेल्युएशन स्क्रीनिंग, एंड लास्ट का पोस्ट इम्प्लीमेशन सपोर्ट। सर इसमें क्या होता है, इन दिस लास्ट फेज इट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन इन हाउस टीम टू हैंडल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन। सर इसमें क्या होता है, एक टीम बनाया जाता है इन हाउस जो इसको देखते रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो इसको क्या करे, मेंटेन करे। देखो यहाँ का लिखा है रिक्वायर्ड टू बिल्ड इन हाउस टीम, अपना ऑफिस में एक टीम बनेगा जो क्या करेगा, प्रॉब्लम को कुछ कभी कुछ हो गया, कभी जैसे सर ऐप में कुछ अपलोड नहीं हुआ, कभी गलत अपलोड हो गया, ये सब कोई तो मेंटेन करने वाला, कंपनी बना दी, अब तो तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। कोई डेटा गलत एंट्री हो गया तो इस सबको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। यही हो गया पोस्ट इम्प्लीमेशन सपोर्ट। इसके बाद भी और क्या है, कुछ नहीं। क्लियर हुआ। तो सर क्या क्या हुआ एक बार रिपीट करते हैं। सर 8 फेसेस है। पहले प्री इवेल्युएशन स्कीम, ऑल पैकेज का स्टडी करना, उसके बाद पार्टिकुलर पैकेज का स्टडी करने को क्या बोलते हैं, पैकेज इवेल्युएशन। उसके बाद पार्टिकुलर डिसाइड कर लिया तो उसको क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड रोड मैप। उसके बाद डिफरेंसेस पता लगाएंगे, गैप, उस गैप को पता चल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय को क्या करेंगे डिसाइड करेंगे, तो कुछ इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को निकालेंगे। तो सर निकालने से क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगा, इसीलिए ईआरपी को क्या बोलते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म में क्या, कॉस्ट कटिंग। ये हो गया क्या सर, री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। सर री इंजीनियरिंग के बाद क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, टीम ट्रेनिंग। अब फाइनल री इंजीनियरिंग हो गया तो सारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और लास्ट में पोस्ट फेस। क्लियर हुआ। थोड़ा सा घर में स्टडी करना चल। सर पूरे लेंथ से हर बार अभी तक 3 क्वेश्चन बना, एक बना गैप एनालिसिस के ऊपर में कि क्रूशियल फेस कौन है, और एक बार बना फर्स्ट फेस क्या है और लास्ट फेस क्या है। क्लियर है, जवाब दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब पढ़ेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स। ईआरपी डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए हम इसको बोले पैकेज। उस पैकेज में बहुत सारा मॉड्यूल्स होगा, जब कंपनी लेगा तो बहुत सारा पैकेज ले लेगा। क्या बोले समझ रहा है, हम बार बता रहे, ये छोटा एक एक पार्टिकुलर काम को करने वाले को बोलते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करना, किंतु कंपनी एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कभी सॉफ्टवेयर नहीं लेता है, वो पूरा पैकेज लेता है ना। जैसे कभी कभी हम लोग घूमने आते हैं, तो घूमने आते अपने पैसे से जाएंगे तो गाड़ी खुद बुक करेंगे, होटल खुद बुक करेंगे, खाने पीने का खर्चा खुद करेंगे, बट सुनते हो ना पैकेज में होता है। जब पैकेज में होने का मतलब क्या, सर एक बार पैसा लेगा सब कुछ वो करेगा, खाना पीना नाश्ता पानी सब कुछ, इसलिए ना ईआरपी को पैकेज बोले, मतलब हर तरह का काम एक साथ उसमें दे देगा। जो अभी हम क्या पढ़ रहे, वो पैकेज में क्या क्या हो सकता है वो मॉड्यूल्स पढ़ रहे, समझा पाए। हाँ कौस्तुभा बोलून। सैप एक कंपनी, बिल्कुल सैप बोल, वो क्या है, सैप एक कंपनी है जो अपने नाम से सैप सॉफ्टवेयर बेचता है। ठीक है, सैप एक कंपनी जो अपने तरफ से सॉफ्टवेयर है, सैप इज वन टाइप ऑफ ईआरपी।
जो लीडिंग कंपनी अभी पूरे वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में बड़ा बड़ा कंपनी, अगर तुम वही बोले ना, कभी अगर तुम्हारा जान पहचान का कोई देखो टीसीएस विप्रो में काम कर रहा है, बोले हम सैप में काम कर रहे हैं, ईआरपी सैप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट? संपत पढ़ाई में ध्यान दो, नहीं तो फिर वो रिजल्ट जब निकलेगा ना तब रोने का जगह नहीं मिलेगा। बोल दे रहे, जब पढ़ो तो 1 घंटा ध्यान दे लो उसका, तुम मजाक वजाक करो, और नहीं तो फिर घर में बैठ कर आराम से मजाक करो। दो में से कोई एक, ना तो इधर का ना पढ़ो ना उधर का हो पाओगे। कम से कम सुन लोगे तो वहां टिक मार पाओगे। कौस्तभ तुम भी ध्यान दो पढ़ाई में, तुम अगल बगल बैठ के मजाक कर रहे हो, समझ में? चलिए आगे बढ़े। सर अभी कहाँ पढ़ने आ रहे? डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़े। सर मॉड्यूल्स क्या है? अभी हम बताया जो पैकेज है उस पैकेज में किस किस तरह का मॉड्यूल, जैसे सर अभी एग्जांपल बताया, कोई देखो कोई टूर में जाता है ना तो 2 तरह से आता है, इंडिविजुअल हर खर्चा को खुद उठाता है, और एक होता है पैकेज में होता है। अगर तुम किसी पैकेज में टूर में जाओ, उस सारा खर्चा, जैसे मान लो हमको घूमने जाना दार्जिलिंग, तो सर यहाँ पैकेज कर ले तो केवल हमको क्या करना है, यहाँ से जाके सिलीगुड़ी उतरना है, और वहां से वो लोग सब चालू, वहां से हमको पिक कर लेगा, होटल में रख देगा, दूसरा दिन साइट सीन दिखाने ले जाएगा, नाश्ता करवा देगा, सारा चीज। तो जब हम लोग पैकेज में तो देखेंगे ना काका दे रहा हूँ, तो यहाँ पैकेज का बात करें तो सर ईआरपी का एक पैकेज है जिसमें बहुत तरह का मॉड्यूल्स होता है, मतलब कंपनी का काम करने के लिए होता है। तो मॉड्यूल्स का मतलब एक एक सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर काम को करता है, ईआरपी उस टोटल पैकेज को बोलते हैं। तो मॉड्यूल्स क्लियर हुआ? तो सर अभी यहाँ मॉड्यूल्स बहुत है, हम लोग कुछ स्टैंडर्ड 8 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, इसके अलावा बहुत है काबिल में। तो इसमें से कुछ मॉड्यूल्स के बारे में एग्जाम में आया है और कुछ अभी नहीं आया, तो आने का चांसेस है। तो सर 8 मॉड्यूल्स पढ़े, बट ये नहीं बोले कि 8 ही तो मॉड्यूल्स है, मतलब जब हम घूमने आएंगे तो पैकेज में बहुत कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है हम जैसा पैसा देंगे उस हिसाब से पैकेज रेडी करेगा। अब बोले नहीं नहीं हम 4000 में जाएंगे तो और 200-300 साइट सीन हटा देगा, वो ये तो करेगा। थोड़ा सा ज्यादा पैसा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा साइट सीन दिखाएगा, और ज्यादा पैसा लेंगे तो नाश्ता में कुछ केला वेला बढ़ा देगा, ये तो करेगा, अंडा बढ़ा देगा, होता है कि नहीं? इसीलिए तो याद रखना, पैकेज में कम दोगे तो 2 अंडा नहीं मिलेगा, कचौड़ी दे देगा, क्या देगा। आगे सर कुछ मॉड्यूल्स का नाम कर लेते, याद कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ईआरपी फाइनेंस मॉड्यूल, सब क्या ईआरपी लिखा है। दूसरा क्या है सर? ईआरपी परचेस मॉड्यूल, उसका सेल्स होगा तो ईआरपी सेल्स मॉड्यूल, उसका ईआरपी इन्वेंट्री मॉड्यूल। सर क्या क्या है? सबसे पहले पैसे को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो पैसे के लिए फाइनेंस हो गया, ईआरपी फाइनेंस मॉड्यूल। उसका सर परचेस करेंगे वो भी कंट्रोल होना चाहिए, ईआरपी परचेस मॉड्यूल। उसका सेल्स करें तो वो भी किसी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होना चाहिए। इसका मैंने देख लो कंपनी का हर काम के लिए सॉफ्टवेयर है। तो ईआरपी सेल्स मॉड्यूल, उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, ईआरपी। जब तुम लोग है ना, अगर किसी कंपनी का किसी का अगर सुपरमार्केट में जाते हो देखना, उन्होंने मशीन लेके बैठा रहता है, उसी में सब मॉड्यूल बना रहता है। सेल जैसे वो परचेस करेगा, कोई सेल करेगा, संग संग आगे इन्वेंट्री भी का होगा, मेंटेन हो जाएगा, सब लिंक कर देता है। माने मेरा 100 पीस है, 2 पीस बिक्री होगा, संग संग इन्वेंट्री में दिखाएगा 8 पीस बचा, 10 पीस बचा, ऐसे दिखाते रहेगा। बट एक एक का मॉड्यूल है जिसको इंटरलिंक किया हुआ है। आगे बढ़ सकते हैं। तो सर क्या कहा? ईआरपी फाइनेंस मॉड्यूल, ईआरपी परचेस मॉड्यूल, ईआरपी सेल्स मॉड्यूल, ईआरपी इन्वेंट्री। सर बेसिक डिटेल में नहीं पढ़ना है, खाली नाम जानना है। इसमें फाइनेंस कंट्रोल होता है, परचेस कंट्रोल होता है, सेल्स कंट्रोल होता है, इन्वेंट्री, खत्म। बट इस जान उसके क्या पूछा था पता है? ईआरपी एचआरएम मॉड्यूल, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। आप पूछे इसमें क्या कंट्रोल होता है, तो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? इंसान का कंट्रोल होगा और उसका सैलरी कंट्रोल होगा। ये दो के पूछा बता, इस ये दोनों को मॉड्यूल माने दोनों को मेंटेन करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे? तो ईआरपी एचआरएम मॉड्यूल, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो तुम लोग का चैप्टर भी है एचआर में तो यही होता है। सर इंसान को कंट्रोल किया तो मतलब ये बता रहे सर ईआरएम एचआरएम मॉड्यूल, यही आपका एग्जाम में आता है। एचआरएम का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में ईयर में कि जो एम्प्लॉय और उसका सैलरी को मेंटेन करने के लिए हम लोग ईआरपी का कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये दे देता तो इजी हो जाता है। अगर बोलता कि परचेस को मेंटेन करने के ईआरपी का कौन करते, तो वहां ईआरपी परचेस मॉड्यूल है तो टिक मार देते। तो ज्यादा करके क्या करता है, इधर इधर वाला देगा आप लोग एग्जाम में। तो एचआर मॉड्यूल में क्या मेंटेन होता बताओ? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन। तो सर सैलरी एम्प्लॉय का ही पार्ट था ना, उसका कितना सैलरी मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, कितना एब्सेंट किया, कितना ओवर टाइम किया, सारा चीज यहाँ मेंटेन होगा। समझा पा रहे? सर उसके बाद क्या है? सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ईसीआरएम।
इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या CRM हो गया। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका भी सॉफ्टवेयर होगा, तो सर इसको मेन किसका होगा, कस्टमर का सारा बात रिकॉर्ड हो गई। सर नेक्स्ट ERM SCM भी पढ़ चुके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारा चीज शुरू से लेकर अंत तक का मैनेज होगा। यही तो सर अमेजन करता है कि कहां तक सामान पहुंचा, कहां से, सब यही यूज करता है। सप्लाई चेन ये सॉफ्टवेयर उसके पास है, तभी तो इतना मैनेजमेंट होता है। सर कहां तक पहुंचा, तो तुम अपना मोबाइल में देखो ट्रैकिंग होता रहता है कि नहीं, वो सर SCM मॉड्यूल है। सर लास्ट ERP मार्केटिंग, सर एडवर्टाइजमेंट करना है सारा, ये मेंटेन कितना मेरा कौन साइट से एडवर्टाइजमेंट करे, कितना खर्चा हुआ उसमें, कितना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करे, कितना हम लोग टेम्पलेट से करे, पैम्पलेट से करे, बोर्डिंग से करे, सब सारा चीज नहीं आ रही। तो सर इसके अलावा और भी है, बट हम लोग 8 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। तो सर का इधर का 8 का हो गया, इधर इजी है, फाइनेंस का, परचेज का, सेल्स का एंड। सर अब इधर का एम्प्लॉय का करेंगे, कस्टमर का करेंगे, फिर क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस को मेंटेन करेंगे। कहां से, SCM याद है, सप्लाई कहां से बोले थे, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर एंड यूजर तक, इसलिए इसको सर फ्रंट एंड एंड बैक एंड भी बोलते हैं। तो सर उतना को मेंटेन करने के लिए भी तो कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो करते किससे, ERP SCM मॉड्यूल से। एंड का मार्केटिंग तो समझ गया, क्लियर हो गया, सारा मॉड्यूल कंप्लीट। एक एक करके खाली रीड करेंगे, जल्दी पढ़ो, जल्दी याद करो, कोई डाउट हो तो पूछो। ये सब पढ़े थे, याद है हम लोग, सर सेकंड चैप्टर था ECRM और SCM, ये आपसे तो फुल फॉर्म भी पूछा था, वहां पढ़ाए थे सब लॉजिक। अभी सर उससे रिलेटेड मॉड्यूल, तो ये पार्टिकुलर जॉब के लिए हुआ, इस सारा को एक जगह दे देते, उसको बोलते पैकेज, इसलिए ERP एक पैकेज है। हाँ डॉली बोलो क्या डाउट, उसका दूसरा से उसका को क्लियर है, डॉली बोलो क्या डाउट है। एंड हाँ डॉली वही है, और हम वही लिखे हैं। देखो डॉली का क्वेश्चन है, सर हम लोग बिजनेस स्टडी में फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंसेस पढ़े थे, वही लिखना, बिल्कुल वही, हम भी वही लिखे। बिल्कुल, अगर आप 12 में पढ़े होते तो हम BSc में जो फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस पढ़ाए थे, वही हम कॉपी पेस्ट किए। हाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन, हाँ तो जो आपको याद वही लिख देना, फिर मेरा याद करने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का पूछा, अभी किसी को प्रॉब्लम है चैप्टर में, सर अभी क्या पढ़ा रहे, ERP, और ERP देखना आजकल के बाद अब बहुत जगह सॉफ्टवेयर में लिखा रहेगा, समझ रहा हूँ पैकेज का बात कर रहा है, मतलब का अपना फिजिकल वर्क को, अपना कंपनी का सारा काम को कहा वो सॉफ्टवेयर से करने मांग रहा है। चलिए सर अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं, और कुछ निसारा का बात समझ में आया, बहुत ज्यादा डिटेल में करना, खाली आपसे यही पूछा था कि इंप्लॉय या सैलरी को मेंटेन करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, TRP HRM मॉड्यूल। तो सर आपसे पूछ सकते हैं कस्टमर को मेंटेन करने के लिए CRM, सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और इधर परचेस हो तो इजी है, बोलेगा तो मार देंगे टिक, टिक मारने में तो आगे हम लोग, है ना, है ना, इस बार गोल करना, गोल गोल गोल, सब कर देना, जो होगा देखा जाएगा। सर different ERP incorporates all the function area in the one system that ERP unify company। देखो क्या लिखा, ERP incorporate all the function of area, सारा जो फंक्शनल काम है उसको एक सिस्टम में क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब ERP यूनिफाई द, इसका ERP कंपनी का सारा काम को यूनिफाई कर एक जगह इकट्ठा करते हैं। क्लियर है। सर ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ERP का लोकली काम करता है, नहीं, तो आपसे क्वेश्चन आया था कौन सा फॉल्स है, ERP में 4 सेंटेंस दिया तो उसमें कौन सा फॉल है, उसमें एक जगह लिखा था लोकली, लोकली में पर्टिकुलर काम करना, ERP का काम करता ओवरऑल, है ना, पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम, इंटायर। क्लियर है। अच्छा ये तो पढ़े नहीं, ईच ERP सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेजर फंक्शन, तो अभी बताया ना, हर जो मॉड्यूल्स है, हर एक छोटा पार्ट है, वो किसी मेजर फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का किसी मेजर फंक्शन को, बट हम लोग क्या लेते हैं, पूरा पैकेज लेते हैं। सर नेक्स्ट, इट अलाउस प्रोडक्शन टीम, देखो मैंने ये जो मेजर फंक्शन को काम, मेजर का मतलब अगर कोई प्रोडक्शन टीम है तो उसको अलाउ करेगा टू नो द कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर कैसे है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन वेयर हाउस, और वेयर हाउस में कितना रॉ मटेरियल, इसका मतलब क्या बताया, अगर आप जो मॉड्यूल्स होता है, अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा जानना चाहिए कि हमारा कितना कस्टमर का ऑर्डर आया तभी तो बनाएगा,
और मेरे पास कितना वेयर हाउस में रॉ मटेरियल है, तो उसका वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल यूज करेगा। उसी तरह सिमिलरली अगर सेल्स टीम है तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना कस्टमर का है ना, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ कस्टमर, द फाइनेंस टीम नोज द, एक सेकंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड of the customer, the finance team knows the amount of fine to be allocated for the different function department। ये भी देखना फंक्शनल डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। इसमें से यहाँ मिस हुआ, यहाँ तक स्टॉप करोगे, ये कॉमा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो फाइनेंस सेल्स टीम जो है, हम लोग ये चेक करते हैं कि कस्टमर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से प्रोडक्ट दिखा पाएगा। उसके बाद ये फाइनेंशियल टीम जो है ये जानना चाहता है कि हमारे पास कितना पैसा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट कितना खर्चा करेंगे, वो डिसाइड करता है। सर परचेसिंग डिपार्टमेंट है वो ये जानना चाहता है, नो द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन प्लान रिक्वायर्ड। सर प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल है, मतलब क्या बता रहे, डिफरेंट टाइप का मॉड्यूल्स है, ये सारा रिक्वायरमेंट अलग अलग मॉड्यूल्स का पूरा करता है, जो एक कॉम्बो में आता है जिसको बोलते हैं पैकेज। क्लियर है। अब हम लोग पैकेज का बात करते हैं, ये कॉमन हो गया। अब आते हैं द सीआरपी इज कंपोज ऑफ वेरियस कंपोनेंट, इसलिए बोल सकते हैं बहुत सारा कंपोनेंट मिला के कंपोज होता बनता है। सो सब सिस्टम है विच आर प्रॉपर्ली नोन एज मॉड्यूल, उस सब सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा छोटा पार्ट को। और याद तक आगे बढ़े यहाँ तक, चलिए सर, दिस वेरियस मॉड्यूल ऑफ द आइडियल ईआरपीआर, और जो वेरियस मॉड्यूल है इंपॉर्टेंट वो बता रहे। पहला क्या बताओ, यहाँ तक क्या बोले समझ में है, यहाँ से मॉड्यूल्स के बारे बताए, तो मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, उस पैकेज का एक पार्ट है जो पार्टिकुलर या मेजर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर सर पकड़ेगा भी बताएंगे। तो 2 मिनट ब्रेक दे रहे, कुछ डाउट है तो पूछो। सर इसका फीचर्स पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। सॉरी सुपर सिस्टम ना, कि पैकेज का एक पार्ट को बात कर रहे, तो पैकेज का किसी एक पार्ट को बात करो तो मॉड्यूल्स हुआ, अब पूरा पैकेज का हो गया, सुपर सेट हो गया। क्लियर हो गया। ऑनलाइन को डाउट, ऑनलाइन कुछ डाउट है, जल्दी रीड कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट बोलो, आगे बढ़ सकते। तो सर आपका अब जो मॉड्यूल है उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, खाली आपसे एग्जाम में ही पूछिएगा कौन सा मॉड्यूल कहाँ यूज होता है। तो सर अभी का फाइनेंस ईआरपी मॉड्यूल है, तो सर क्या लिखे देखो, ईआरपी फाइनेंस मॉड्यूल से ईआरपी फाइनेंस मॉड्यूल है इज द कोर ऑफ मेनी ईआरपी सॉफ्टवेयर सिस्टम। सर जितना भी सॉफ्टवेयर सिस्टम उसका मेन ये कोर है, ये सबसे मेन है, क्योंकि फाइनेंस को मेंटेन करेगा। तो सर क्या लिखे, इट कैन गैदर फाइनेंशियल डेटा। सर ये क्या करता है, जितना फाइनेंशियल डेटा उसको गैदर करता है फॉर वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट, सारा डिपार्टमेंट का पैसा का रिकॉर्ड यही रखता है, एंड जनरेट्स वैल्यूएबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, साथ में से रिपोर्ट जनरेट करता है, सच एज जनरल लेजर बनता है, इससे ट्रैवलेंस बनता है, इसमें बैलेंस शीट बनता है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो सर सारा मॉड्यूल में अगर कोर मॉड्यूल बोले, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बोले तो कौन है, ईआरपी फाइनेंस। सर जहां पैसा है सबसे इंपॉर्टेंट तो ही हो जाएगा, ये हमारा कोर मॉड्यूल है। ठीक है सर, कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, कौन सा मॉड्यूल बताओ, वो तो इजी है, सारा परचेस का बात रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो लिखिए फाइनेंशियल मॉड्यूल क्या है ना, ईआरपी परचेस मॉड्यूल। सर क्या करता है, सिंप्लीफाइज में बताता है, क्या बताता है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल का प्रोक्यूरमेंट कैसे हो, कितना जरूरी है, कैसे हासिल करेंगे, वो यहाँ रहता है। सर और क्या बात, ये ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सप्लायर, इसमें भी देखते हैं कि कौन रॉ मटेरियल हमको सप्लाई दे सकता है, कितने कम प्राइस पर। सर नेगोशिएबल प्राइस, इसमें प्राइस का भी कीमत होता है कि हमको ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है, सारा इसमें रिकॉर्ड होता है ना। अवॉइडिंग परचेस ऑर्डर टू द सप्लायर, किसको हम लोग कितना दिन से ऑर्डर दे के रखे वो पता चलता है, एंड बिलिंग प्रोसेस। समझ में आया। सर परचेस का मतलब यहाँ बहुत आपको कंफ्यूज हुआ होगा ना, क्या बोले, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सप्लायर, मतलब सर इसमें ये भी रिकॉर्ड करते हैं ना कि कौन सप्लायर मेरे को कितना रुपया में क्या किया, कोटेशन दिया, उस कोटेशन में कौन पोटेंशियल सप्लायर मेरे लिए अच्छा है, वो हम परचेस करेंगे, उससे परचेस करेंगे, ये हमको सॉफ्टवेयर ही बताता है। समझ में। तो सीधा एक वर्ड में बोले सर ये किसका मेंटेन करता है, परचेस से सारा रिलेटेड। आप जब परचेस करोगे तो परचेस करो तो आपको ये पता होना चाहिए ना कौन सप्लायर मेरे के लिए बेस्ट है ना, कितना उससे नेगोशिएबल प्राइसिंग पर हुआ बात, वही सब बात यहाँ लिखा हुआ। ऑर्डर देंगे तो कितना दिन हमको वेट करना पड़ेगा, सर उसके बाद फाइनली का बिलिंग कैसे देगा, ये सारा चीज यहाँ लगता है। नेक्स्ट ईआरपी सेल्स से रिलेटेड रहेगा, तो देखो क्या लिखे, ईआरपी सेल्स मॉड्यूल इन्वॉल्व्स
वेरियस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फंक्शन। सर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स से रिलेटेड वेरियस फंक्शन यहाँ शो होता है, जैसे सेल्स क्वेरी यहाँ से पता चलेगा। सर अगर इनवॉइस पता चलेगा कितना का सेल्स का इनवॉइस बना, बिल, वो यहाँ से पता चलेगा। शिपिंग भेजना है, इससे पता चलेगा। सर डिलीवरी मैनेजमेंट इसी से होता है, कितना दूर तक पहुंचा है। प्रॉपर टैक्सेशन, उस सेल्स के उस पर कितना टैक्स लग रहा है यहाँ से मेंटेन होगा। सेल्स रिटर्न, सारा चीज यहाँ से मेंटेन होगा। समझ में आया? तो क्या है? सेल्स मॉड्यूल, माने सारा सॉफ्टवेयर है। सर अब आते हैं इन्वेंट्री मॉड्यूल। सर इन्वेंट्री मतलब का क्लोज स्टॉक को मेंटेन करना, रॉ मटेरियल को मेंटेन करना, रीऑर्डरिंग मेंटेन करना। सर क्या पढ़ रहे हो? मटेरियल चैप्टर पर तो रीऑर्डरिंग जानते हो, ईओक्यू जानते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब का आप लोग कॉस्ट पढ़ते हो, सब वर्ड कर सकते, समझ सकते, सारा चीज का यहाँ मेंटेन होता है। सर अगर कोई सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है तो किस डिस्काउंट पर हमको परचेस करना, सारा चीज यहाँ बात होता है। चलिए सर, ईआरपी इन्वेंट्री मॉड्यूल हेल्प्स, सर ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द प्रॉपर लेवल ऑफ स्टॉक, स्टॉक का प्रॉपर लेवल मेंटेन करने में। कहाँ? वेयरहाउस। वेयरहाउस में कितना रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रहना भी खराब है, कम रहना भी खराब है। इस चीज हम लोग मटेरियल में समझाए, क्लियर है? ये सारा यहाँ मेंटेन होता है। पहले क्या होता है, मैनुअल होता था, अभी क्या होता है सॉफ्टवेयर से, वो हो गया, इसका नाम हो गया ईआरपी इन्वेंट्री मॉड्यूल। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है, सेटिंग, रीऑर्डरिंग लेवल भी सेटिंग किया है, तो उसमें सेट कर दिया खुद, जब वो उतना लेवल में पहुंचेगा तो तुमको मैसेज शो करेगा कि आपको ऑर्डर देना है। पहले अकाउंटिंग तरीके से करते थे हम लोग, पढ़े रीऑर्डरिंग का मतलब हमको दोबारा कब ऑर्डर देना है, आरओएल निकालते हैं हम लोग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरओएल। तो आजकल से सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे मेरा वेयर हाउस में कम होगा, मैंने कंप्यूटर शो करेगा कि आपको कम, आपको ऑर्डर देना है। क्लियर है? सर मॉनिटरिंग द स्टॉक यूटिलाइजेशन, हम लोग स्टॉक का मॉनिटरिंग भी करेंगे, कितना यूटिलाइज हो रहा, स्टॉक बैलेंस कितना बचा है, जिसके लिए हम लोग लिफो, फिफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज से करते हैं, बाद में पता चलता कितना बचा है। स्टोर लेजर बनाते हैं, इसके लिए हमको यहाँ बताएगा। एंड रिपोर्टिंग इन्वेंट्री स्टेज, कुछ हम लोग कॉस्ट का बात यूज किया, समझ में आप लोग को? देख लीजिए कंप्लीट, यहाँ जल्दी रीड करिए फिर आगे बढ़े। क्लियर है? चलिए सर चार्ट हो गया, इधर का चार्ट इजी है। नेक्स्ट क्या है? ईआरपी एचआरएम मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो सर आते हुए इसमें क्या होगा सर? एम्प्लॉय से सारा रिलेटेड होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो देखो क्या लिखे, ईआरपी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मॉड्यूल, शॉर्ट में एचआरएम में लिख लेना, मैनेजमेंट मॉड्यूल, मेंटेनिंग क्या? कंप्लीट एम्प्लॉय डेटा। सर यहाँ क्या करता है, सारा एम्प्लॉय का डेटा को क्या किया था, मेंटेन किया था, जैसे है ना कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, है ना, चमक रहा है, बेस इंक्लूडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये हो रहा है, सैलरी डिटेल, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय। समझ में? आगे बोलो, क्लियर हुआ? तो ये ना, हाँ कॉन्टैक्ट डिटेल ना, पर्सनल डिटेल लिख दो, ठीक है? पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका सारा नाम, बायोडाटा सब यहाँ रहते हैं एम्प्लॉय का। आगे बढ़ सकते हैं। तो सर एक बार से यहाँ कहा था आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एम्प्लॉयज का सैलरी कहाँ मेंटेन होता है? तो सर यहाँ सैलरी तो ही है, क्योंकि एम्प्लॉय से सारा रिलेटेड यही होगा, तो सैलरी भी यहाँ रिकॉर्ड होगा। आगे बढ़े, अब आते हैं सीआरएम। सर सीआरएम में क्या होता है? कस्टमर। तो सिंपल देखो, दिस मॉड्यूल डील्स विद हैंडलिंग क्या? कस्टमर और पार्टिकुलर बिजनेस, एक पार्टिकुलर बिजनेस का कस्टमर को क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, हैंडलिंग करते हैं। सर मेरा फोन कितना बिक्री हो रहा, इस क्वालिटी का, जैसे जो बड़ा बड़ा कंपनी है अभी फोन लॉन्च किया तो उसका कितना डिमांड हुआ, तो सारा क्या होता है, सीआरएम से मॉड्यूल होता है। पुराना मॉडल में कितना बिक्री हुआ, सारा बताया, कितना कस्टमर है, सारा यहाँ सीआरएम से मेंटेन होता है, ठीक है? अब आते हैं एससीएम। एससीएम में क्या होता है बताओ? सप्लाई चेंज मैनेजमेंट। अगर फुल फॉर्म नहीं तो चैप्टर टफ हो जाता है। दिस मॉड्यूल डील्स विद, किससे डील करता है बताओ? ऑल सप्लाई चेन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, डिजाइन भी डिसाइड होता है, प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग होता है, एंड सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स का भी मेंटेन होता है। एंड लास्ट सर मार्केटिंग मॉड्यूल क्या होता है? मार्केट मॉड्यूल इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंट तरीके से जो मार्केटिंग होता है सब यहाँ मेंटेन होता है, जैसे कितना प्राइसिंग होना चाहिए, सेगमेंटिंग, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि किस मॉड्यूल में सेगमेंट किया आता है। इसमें सेगमेंट का मतलब मार्केटिंग डिसाइड करते हैं कि सर हम लोग सोशल मीडिया से कितना करेंगे, होर्डिंग से कैसे करेंगे, बैनर से कैसे करेंगे, सेगमेंट ना बनाया जाता है। सेगमेंट का मतलब क्या? तोड़ देना, सेक्टर तोड़ना। तो बड़ा बड़ा कंपनी देखना, उसका टीवी में भी ऐड चल रहा, सोशल मीडिया में भी चल रहा, सर बैनर लगा हुआ जिसको हम लोग होर्डिंग बोलते हैं,
तो इस सब सेगमेंट करता है। कहाँ होगा बताओ? ईआरपी मार्केटिंग। इसमें सेगमेंट होता है कितना रुपया मेरा कितना खर्चा हो रहा है, कितना मिला, टारगेटिंग, किस एरिया को हमको टारगेट करना है। जैसे देखोगे हम लोग आपको बार बताते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं भी किसी एक चीज को क्लिक कर दो, कम से कम आपको 7-8 दिन पीछा नहीं छोड़े, जब भी तुम ओपन करोगे उससे रिलेटेड वो आएगा। तो उसको टारगेटिंग होता है। एंड प्लानिंग, प्रमोशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप। खत्म। क्लियर हुआ? तो सर 8 मॉड्यूल पढ़े, ये सारा मॉड्यूल को एक साथ लेते तो क्या बोलते हैं? पैकेज। अब लास्ट में पढ़ेंगे फीचर्स। सर फीचर्स क्यों पढ़े? एक बार क्वेश्चन दे दिया था आप लोग से, क्या कि कौन नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है पता होना चाहिए। तो सर हम लोग फीचर्स याद करते हैं, 5 तो फीचर्स का नाम याद करते हैं, अपने समझ में आएगा। पहला फीचर्स है, पहला फीचर्स का नाम क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। सर ईआरपी का ऑब्जेक्टिव है सारा को क्या कर इंटीग्रेट कर देना। अगर ईआरपी यूज करते तो समझ गया कि कंपनी का सारा फंक्शन को एक जगह उड़ा दिया, वो सॉफ्टवेयर ही यूज हो रहा। सर दूसरा क्या बताइए? सर दूसरा आपका है शेयरिंग अ कॉमन डेटाबेस। सारा सॉफ्टवेयर का एक डेटाबेस बन जाता है, सारा डिपार्टमेंट उसको यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट आपका है डिपार्टमेंट हार्मोनी। इससे सारा डिपार्टमेंट का तो हार्मोनी माने यूनिटी बना रहता है। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम एंड, मतलब क्या सर? हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होता है, किसी डिपार्टमेंट पर डिपेंड नहीं होता, अपना अपना। क्यों? डेटाबेस तो कॉमन है, तो कभी भी वो अपना यूज कर सकता है कंप्यूटर चला के, क्योंकि एक कॉमन डेटाबेस बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सर लास्ट क्या बताओ? कलेक्शन ऑफ सिस्टम। सारा सिस्टम का क्या है? ये कलेक्शन अभी बताना, डिफरेंट टाइप का मॉड्यूल्स होता है, तो ईआरपी का एक तरह का पैकेज है, सारा सिस्टम को कलेक्ट करके एक बनाया जाता है ईआरपी। तो इसका फीचर ये 5 जो है क्या का? सर कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव, या कभी कभी इसको इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। शेयरिंग कॉमन डेटाबेस, डिपार्टमेंट हार्मोनी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड लोकेशन एंड कलेक्शन ऑफ सिस्टम। एक बार पढ़ लो, सबके बारे में थोड़ा रीड कर लेंगे, खत्म ही चैप्टर, जल्दी। और अभी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा रेगुलर क्लास करो। अब क्या नेक्स्ट क्लास लास्ट है, क्योंकि अगर किसी रीजन से वीडियो कुछ गड़बड़ हो तो उसका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सर नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास है, तो हम लोग का ई कॉमर्स भी कंप्लीट। सर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो यही होता है। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है सर वो कोई भी चीज इसमें हमेशा अवेलेबल रहता है, सर हम लोग बीएसटी में बताए हुए। तो अगर ईआरपी यूज करोगे तो 5 बात उसमें होगा, बट हम बार बता रहे एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये ज्यादा करके जब भी पूछिएगा कौन है तो ऑल ऑफ दिस होगा। कौन नहीं है टफ हो जाता, तब चारों रहेगा, तो चारों में देखना, ठीक से स्टडी करना। कुछ ऐसा वर्ड डाला होगा जो नहीं हो सकता। अगर कौन है तो उसमें ऑल ऑफ दिस, कौन नहीं है तो 3 तो होगा, एक तो नहीं होगा, उसको थोड़ा सा अच्छा से देखना पड़ेगा। बात तो सुन में। चलिए सर एक एक करके पढ़ते हैं, करें। सर पहला हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बताओ? पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव इंट्री। सर बताया है कि ये सारा चीज कंपनी का सारा डायरेक्शन, सारा फंक्शन को क्या कर एक जगह जोड़ देता है, तो और उसको कॉमन ऑब्जेक्टिव कंपनी का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए होता है। देखो ईआरपी इंटीग्रेटेड, इस तो पहले ही पढ़े थे ना हम लोग। से इंटीग्रेटेड का इंटीग्रेट डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू, सर सारा डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव को एक ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करता है। सर नेक्स्ट शेयरिंग एंड कॉमन। सर यहाँ क्या करता है? ईआरपी का सारा डेटा को एक कॉमन डेटाबेस बनाया था जहां सारा डिपार्टमेंट को यूज कर सकते हैं। तो सर क्या द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईआरपी, ईआरपी का सर मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शन। सर सारा जो डिपार्टमेंट का जो वेरियस फंक्शन है उसको क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करके क्या बना देना? कॉमन डेटाबेस बनाना। सर डिपार्टमेंट हार्मोनी। सर डिपार्टमेंट हार्मोनी मीन्स one department starting work after the completion of हार्मोनी का एक डिपार्टमेंट का काम कर दूसरा चालू हो जाएगा, तो सर अपना अपना काम पर करते रहता है हार्मोनी। लास्ट सर ईआरपी क्रिएट्स द प्लेटफॉर्म। ईआरपी ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है थ्रू विच डिपार्टमेंट हार्मोनी कैन बी अचीव। सर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सर यहाँ सेंट्रल डेटाबेस होता है, इसलिए कोई भी अपना टाइम पर काम कर सकता है। नो डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिपेंड ऑन, किसी भी एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंस देखो ये लाइन, फीडिंग एंड शेयरिंग ऑफ द डेटा, डेटा को जो हम फीडिंग करते हैं, शेयरिंग, फीडिंग का मतलब जो इंटर करना, फीडिंग का मतलब खिलाना होता है, तो कंप्यूटर की भाषा में फीडिंग का मतलब डेटा को इंटर करना बोलते हैं। नॉर्मल फीडिंग का मतलब क्या होता है? खिलाना। और टेक्नोलॉजी भाषा में कभी भी आईटी में आएगा फीडिंग का मतलब का इंटर करना, डेटा, डेटा इंटर करना और डेटा को शेयर करना, डन विथ अ कॉमन डेटा से। डेटा में सुपर होता है कि नहीं? तो कॉमन डेटाबेस इसलिए किसी को किसी पर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है, विच इज कनेक्टेड विद ऑल द
फंक्शनल डिपार्टमेंट थ्रू इंटरनेट, सब इंटरनेट से कनेक्ट होता है, एंड डिपार्टमेंट कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम, अब वो इंफॉर्मेशन को कभी भी वो एक्सेस कर सकता है, एंड लोकेशन फ्रॉम कॉमन डेटाबेस, और कॉमन डेटाबेस से वो एक्सेस कर सकता है एनी टाइम एनीवेयर से। क्यों? क्योंकि कॉमन डेटाबेस है, इसीलिए सर कोई भी डिपार्टमेंट का आता है इंडिपेंडेंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में और लोकेशन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? एंड लास्ट सर क्या, नेक्स्ट क्लास बता रहे, नेक्स्ट पेज मैं तो बोले सर एक के लिए नेक्स्ट क्लास बता रहे आप सर, कलेक्शन तो पहले जान गए हम लोग क्या सर, ईआरपी इंटीग्रेट्स वेरियस, है ना, वेरियस सब सिस्टम। अच्छा सब सिस्टम का मतलब याद करो, थोड़ी देर पहले बता मॉड्यूल्स, बहुत सारा मॉड्यूल्स होता है सर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्या करें पता है, फुल फॉर्म, इसलिए मैक्सिमम फुल फॉर्म पूछता है तो बच्चा समझता नहीं कहां से आया, तो यहां से फुल फॉर्म कुछ नाम सर, पहला का बताइए कौन सा, ईडीपी क्या होता है बताया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या, एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पूछा है, एमआईएस का फुल फॉर्म क्या है, मैंने फुल फॉर्म का क्या बोलोगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो एक काम करना, देखना लास्ट क्लास इस क्लास से फुल फॉर्म ज्यादा पूछता है, एक जगह इकट्ठा करके 2-3 बार रीड करते रहना, फाड़ के मत ले जाना, रीड करने बोलने हैं समझ में। तो आपसे देखना पूरा पेपर को तुम ठीक से स्टडी करो तो पूरा पेपर में 506 तो तुमसे फुल फॉर्म ही पूछेगा, एमआईएस का पूछा हुआ है। इसी तरह से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा बट पूछेगा, है ना, ये आईटी में पूछा, मतलब थर्ड सेमेस्टर में जब आओगे वहां पूरा डिटेल पढ़ाएंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनता कैसे। आप लोग यहाँ फॉर्म फुल फॉर्म याद सर, नॉलेज बेस्ड सिस्टम केबीएस, है ना, सब अक्रॉस अ कंपनी इनटू वन, सर पूरा चीज को एक कंप्यूटर में डाल देने को बोलते हैं का इंटीग्रेटेड करना, कॉमन सिस्टम ईआरपी। क्लियर है? तो सर ये आप बोलेंगे सब में से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इससे है, क्यों? क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म पूछता है और एक तो पूछा भी इन फ्यूचर में वो रिपीट करे या डीएसएस या केबीएस पूछेगा, तो उसको याद कर लेना। सर इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 जो क्या था, ईआरपी कंप्लीट। नहीं सर और भी टॉपिक है वो काम का नहीं है, फिर सर का एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइम लॉस सर पकड़ेगा, जितना क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक से पूछेगा, जो आएगा इस टॉपिक से आएगा। अगर कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आया तो सर एडवांटेज हजारों बुक हजारों लिखते हैं, तो हम क्या बोले उसके लिए ऑल ऑफ दिस, क्या याद रखना है, जब भी एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर पूछा ऑल ऑफ दिस है, तुम खुश रहना ही तो आ गया मेरा क्वेश्चन, कुछ जाने ना जाने ये तो मारेंगे, तो ऑल ऑफ दिस पूरा पेपर खोजना, जहां ऑल ऑफ दिस मिला बस आके सर को याद मानना, टिक, वो हम समझ लेंगे, प्रकृति बोला रंग निकल गया तो हम समझ लेंगे, रिटर्न लेने का गारंटी आ जाए। तुम देखना मैक्सिमम क्वेश्चन देखो हम लोग पढ़ाते तो बता रहे ना, क्वेश्चन जो एडवांटेज एडवांटेज बनता है वो लोग भी मजबूर है, पास करने के लिए देता है, तो ऑल ऑफ दिस होगा, कि ऐसा नहीं कि आपको 3 तो क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस डाल दिया तो तुम पास हो जाओगे, आप सब पढ़े रहोगे तब वो सब क्वेश्चन, क्योंकि और एरिया में क्वेश्चन बनाने का जगह नहीं है। हाँ चल बोलो, सॉरी क्या बोली, अच्छा बोला सैप इज एक्रोनियम, एक्रोनियम का मतलब सैप का फुल फॉर्म, क्लियर है? हाँ वो पूछ रहा था सैप का एक्रोनियम होता है, उसका फुल फॉर्म पूछा, और बोलिए कोई डाउट? तो सर इसी के साथ चैप्टर 4 कंप्लीट बोल सकते हैं, राकेश सर का परफॉर्मेंस हो चुका है, अब आपका परफॉर्मेंस चाहिए, घर में पढ़ोगे, ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तो अभी यहाँ तक रखे, तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।